तो यही सवाल अब पूरा देश पूछ रहा है, क्या संभल की शाही जामा मस्जिद कभी हरि मंदिर हुआ करती थी? क्या वाकई मुगल शासक बाबर ने मंदिर तोड़कर वहां मस्जिद बनवाई? ये सवाल 24 नवंबर के बाद से अचानक बहस के एक बड़े विषय में तब्दील हो गया है। इन सवालों के बीच आज संभल विवाद पर देश की सबसे बड़ी अदालत में भी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर दोनों पक्ष के लिए कुछ खट्टा तो कुछ मीठा फैसला सुनाया, लेकिन इन सब के बीच आज हम आपके लिए एक ऐसा दस्तावेज लेकर आए हैं जिसमें शायद इस पूरी पहेली, इस पूरी गुत्थी की चाबी, उसका जवाब, उसका समाधान छुपा हो सकता है। 2018 की एक एफआईआर जो सुर्खियों में है। हरि मंदिर पर कब्जे और उसके स्वरूप को बदलने का मुद्दा भले ही 16वीं शताब्दी का बताया जा रहा है, लेकिन संभल की जामा मस्जिद में अतिक्रमण का एक मामला सिर्फ 8 साल पुराना है, जिसमें आरोपी मस्जिद कमेटी और शिकायतकर्ता एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है। मस्जिद कमेटी के खिलाफ बाकायदा एएसआई की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई है। क्या है शिकायत, वो हम आपको बताएंगे, पर इस शिकायत की जांच के बाद चार्जशीट भी दायर हुई है और मस्जिद कमेटी से जुड़े लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने की बाकायदा सिफारिश की गई। हमारे पास उस एफआईआर और चार्जशीट दोनों की ही एक्सक्लूसिव कॉपी मौजूद है। ये जो एफआईआर आप देख रहे हैं, ये 19 जनवरी 2018 को दर्ज की गई थी। इसमें एएसआई ने मस्जिद कमेटी पर इस संरक्षित स्मारक यानी कि प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में अवैध निर्माण का आरोप लगाया था। प्राचीन स्मारकों के संरक्षण से जुड़े कानून के मुताबिक संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर 100 मीटर की परिधि में किसी भी तरह के निर्माण पर प्रतिबंध है। यहां तक कि मरम्मत के लिए भी सरकार से मंजूरी लेना जरूरी है। लेकिन इस कानून को तोड़कर मस्जिद कमेटी ने संभल के इस प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में अवैध निर्माण ही नहीं किया, वहां पर अतिक्रमण भी किया। संभल के कोतवाली थाने में दर्ज एफआईआर नंबर 38/18 पर जांच के दौरान जामा मस्जिद कमेटी से जुड़े 13 लोग आरोपी पाए गए। चार्जशीट में मस्जिद कमेटी के सदर यानी प्रमुख जफर अली, हाजी अब्दुल महमूद खान, हाजी राशिद अली, हाजी लड्डन, मौलाना मुमताज, इतरत हुसैन, ताहिर हुसैन, अशरफ अली, हाजी एहतशाम, रैयान अशरफ वगैरह सबको आरोपी बनाया गया। चार्जशीट के मुताबिक जामा मस्जिद में इन रसूखदार शख्सियतों ने अवैध निर्माण और अतिक्रमण किया। इन लोगों पर दर्ज मुकदमे में 7 साल से कम की सजा का प्रावधान है। इस तरह के मुकदमे में हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक गिरफ्तारी नहीं हो सकती। तो ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में आरोपियों को सीआरपीसी की धारा 41 का नोटिस तामील करने के लिए कहा गया। लेकिन देखिए फिर क्या हुआ। जब नोटिस दिया गया, इन लोगों ने, इन आरोपियों ने, जो कि खुद इतने रसूखदार हैं, इन्होंने नोटिस लेने से ही इनकार कर दिया। चार्जशीट में यह भी लिखा है कि मस्जिद कमेटी के सदस्यों से अगर धारा 41 के नोटिस को जबरदस्ती तामील कराने का कोशिश किया जाता तो शहर में दंगे भड़कने की संभावना भी हो सकती थी। कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका है क्योंकि संभल शहर सांप्रदायिक दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा संवेदनशील है। जांच अधिकारी ने अपनी तहकीकात के आधार पर सभी 13 आरोपियों को दोषी माना और अदालत से मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली समेत सभी आरोपियों को सजा देने की अपील भी की। यानी कि इस चार्जशीट से साफ पता चलता है कि मस्जिद कमेटी ने एक संरक्षित स्मारक के लिए जो कानून बना है उसको तोड़ा। जांच के बाद पुलिस के नोटिस को लेने से ही मना कर दिया। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, एक संरक्षित इमारत में उन्होंने यह अवैध निर्माण और परिवर्तन या संशोधन क्यों किया? इसके पीछे मंशा क्या थी? इसके पीछे क्या कोशिश की जा रही थी? क्या ये जो स्ट्रक्चर है उसके कैरेक्टर यानी कि उसको मूल रूप को धीरे धीरे बदलने की कोशिश थी? जो आशंका 2018 के केस में जताई गई वो 2024 में सच साबित हो गई। संभल सिविल कोर्ट के फैसले पर मस्जिद का सर्वे हो रहा था, लेकिन भीड़ ने इसमें बाधा डाली, पुलिस पर पथराव किया। इसमें पुलिस वाले और प्रदर्शनकारी घायल हुए और अफसोस की बात यह है कि 5 लोगों की जान भी चली गई। संभल की अदालत ने 19 नवंबर को मस्जिद में सर्वे का आदेश दिया, जिसके खिलाफ मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट पहुंची।
सिविल कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की अपील की गई। इस पर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार ने आज सुनवाई की और अपना फैसला सुनाया। यह फैसला थोड़ा खुशी, थोड़ा गम, थोड़ा खट्टा मीठा जैसा दोनों पक्षों के लिए था। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में काफी अहम संदेश दिए गए हैं। मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने के लिए कहा गया और हाई कोर्ट को यह भी कहा गया कि जब आपको याचिका मिले तब आप उसके 3 दिन के भीतर भीतर सुनवाई कीजिए। फिर सिविल कोर्ट को यह कहा गया कि आप फिलहाल इस मामले की सारी सुनवाई पर रोक लगा दें। इस दौरान राज्य सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है? उनको साफ निर्देश दिया गया है कि संभल में शांति और सद्भाव का माहौल कायम रखने की जिम्मेदारी आपकी है। और जहां तक सर्वे रिपोर्ट का सवाल है, क्योंकि सर्वे आपको याद होगा 2 दिन में कर दिया गया है, अगर सर्वे रिपोर्ट तैयार हो तो एडवोकेट कमिश्नर को कहा गया है कि वो सिविल कोर्ट में ये रिपोर्ट एक सील बंद लिफाफे में सौंप दें। इस फैसले में दोनों ही पक्षों के लिए अहम संदेश ये है कि अदालत ने, और इस पे ध्यान दीजिए आप, क्योंकि अदालत ने यह कहा है कि हम मेरिट्स ऑफ द केस में किसी भी तरह की राय जाहिर नहीं करेंगे। यानी कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो आपकी दलीलें हैं वो सही है या गलत हैं, इस दलील में कोई गुण दोष है, हमें इस पर फिलहाल कुछ भी नहीं कहना है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का क्या मतलब निकलता है? पहली बात तो ये कि सिविल कोर्ट में हिंदू पक्ष की याचिका खारिज नहीं हुई है, यानी कि सर्वे को किसी भी तरीके से गैर कानूनी नहीं कहा गया है। फिलहाल सर्वे का काम पूरा हो चुका है। ऐसे में अब अगर एडवोकेट कमिश्नर ने रिपोर्ट तैयार कर ली है तो वो उसे सिविल कोर्ट में दे देंगे, बशर्ते वो एक बंद लिफाफे में हो। बस उसे कोई खोलेगा नहीं, उसका जो भी उसमें लिखा गया है उसको पब्लिक में नहीं रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई अब 6 जनवरी 2025 को इस मामले में की जाएगी। सीनियर डिवीजन के ऑर्डर को सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, हाई कोर्ट को बाईपास करते हुए। तो यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि आप इस मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करिए, जो भी रेमेडी है 115 की या 227 की आप उसको अवेल करिए, और अगर आप हाई कोर्ट में फाइल करते हैं तो 3 वर्किंग डे के अंदर ये मैटर लिस्ट होना चाहिए, और ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टे रहेगी नहीं रहेगी ये हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। जब तक हाई कोर्ट में नहीं फाइल करते तब तक रोक लगाई गई। जो सूट है सिविल सूट संभल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसकी जो प्रोसीडिंग है वो स्टे हो गई जब तक हाई कोर्ट डिसाइड नहीं करता है। जो अपील फाइल करेंगे जामा मस्जिद कमेटी इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने, और 19 नवंबर 2024 के ऑर्डर को चैलेंज करते हुए। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर कोई एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट है, जो सर्वे उन्होंने करा था, वो रिपोर्ट भी एक तरह से उसको पब्लिक नहीं हो सकती, उसको सील कवर में रखने के लिए कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो एक तरह से जो भी फैसला 19 नवंबर का हुआ था वो अभी तक उसकी सारी कार्रवाइयां स्टे सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है, जब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट डिसाइड नहीं करता है चैलेंज। मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट जाता उससे पहले ही हिंदू पक्ष ने आज उच्च न्यायालय में अपना एक कैविएट दाखिल कर दिया है। कैविएट का मतलब है एहतियातन अपील। हिंदू पक्ष की तरफ से वकील हरिशंकर जैन और पार्थ यादव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल किया। इसमें अदालत से मांग की गई है कि अगर आप मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोई भी याचिका दाखिल करते हैं तो बिना हिंदू पक्ष को सुने आप उस याचिका पर कोई आदेश पारित ना करें। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुस्लिम पक्ष अब जल्द ही हाई कोर्ट जा सकता है। संभल में 24 नवंबर की हिंसा के बाद आज पहला जुम्मा था। ऐसे में जुम्मे की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से अता करने की पुख्ता तैयारी भी थी। पुलिस प्रशासन इसमें कामयाब भी रहा। बिना किसी हो हंगामे के जुम्मे की नमाज पूरी कर दी गई। शांति व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ पुलिस प्रशासन संभल को अशांत करने वाले उपद्रवियों की तलाश में भी जुटा है। इसे लेकर आज ही मुरादाबाद मंडल के आयुक्त अंजनेय कुमार सिंह ने मुरादाबाद रेंज के डीआईजी, संभल के डीएम और एसपी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने एक एक उत्पाती को ढूंढ निकालने की बात कही। कमिश्नर ने एक बार फिर साफ किया कि संभल में जो हुआ वो साजिश थी। ऐसे में साजिश में शामिल लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अभी तक ऐसे 300 से ज्यादा लोगों की पहचान की जा चुकी है, जबकि 30 आरोपी गिरफ्तार हैं। अब जैसा कहा जा रहा है कि एक साथ इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए, प्रशासन को अंदाजा नहीं चला। वहाँ पे लोग घूम रहे होंगे तो क्या सारे लोगों को हम पकड़ पकड़ के कह लेंगे भाई तुम उधर इकट्ठा तो नहीं होगे? तभी कहा जाएगा कि दमन किया जा रहा है। बहुत सीधी सी बात है।
जो इनपुट था उसके हिसाब से लोगों को विश्वास में लेकर जो भी चीज़ हम कर सकते थे हमने किया। अब उधर से पथराव हुआ, पथराव जब होता है या अनरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश होती है, इस तरह का उपद्रव होता है, तो उसके लिए नॉर्म्स हमारे हैं। उन नॉर्म्स के अंतर्गत चले, पहले समझा के वापस किया, फिर लाठी चार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, पैलेट गन चलाई, बहुत सारी जो चीज़ें थी। और सबसे बड़ी हमारी सफलता है कि न तो हमने इसको फ्लेयर अप होने दिया, हमने एक बहुत कम समय में इसको कंट्रोल भी कर लिया। और हालांकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को प्रशासन की बातों पर यकीन नहीं है। उन्होंने कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर शायराना अंदाज में तंज कसा और लिखा कि झूठ को सच की मीठी चाशनी में लपेटकर खिलाने वाले आईने में कितना शर्मिंदा होंगे अपना फर्ज ना निभाने वाले। प्रशासन पर सवाल उठाने के साथ साथ संभल पर सियासत भी जमकर हो रही है। समाजवादी पार्टी ने कल यानी कि शनिवार को अपने 15 नेताओं को संभल भेजने का ऐलान किया है, जो हिंसा का सच पता लगाने जाएंगे। इस प्रतिनिधि मंडल में संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क और विधायक नवाब इकबाल महमूद भी शामिल हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि संभल हिंसा में पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें सांसद बर्क और विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल का भी नाम है, यानी कि जिन पर हिंसा का आरोप है वो ही अब हिंसा का सच भी पता लगाएंगे। समाजवादी पार्टी के बाद कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल भी 2 दिसंबर को संभल जाएगा। इसके पहले एआईएमआईएम ने भी 20 नेताओं की टीम संभल भेजने का ऐलान किया है, जो हालात सामान्य होने पर वहां जाएगी। हालांकि संभल में बीएनएस की धारा 163 लागू है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां एक साथ 5 या उससे ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। जिला प्रशासन ने यहां 30 नवंबर तक बाहरी लोगों की नो एंट्री लगा रखी है। ऐसे में विपक्षी दलों के नेता संभल कैसे जाते हैं, यह देखना भी कल दिलचस्प होगा। हिंसा की आंच पर सियासी रोटी सेकने की कोशिश जमकर हो रही है। एक तरफ सरकार है जिसका दावा है कि वो निष्पक्ष जांच कर रही है, अगर पुलिस ने कोई कोताही की है, अगर उनकी कोई कमी रही है तो उन पर भी एक्शन होगा, लेकिन जो दंगाई हैं उनको भी चुन चुनकर सलाखों के पीछे डाला जाएगा। न्यायालय के निर्णय का हम सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं और न्यायिक जांच के भी आदेश दिए गए हैं। उच्च स्तरीय जांच भी चल रही है और लाइन ऑर्डर को हम मेंटेन करेंगे। किसी भी स्थिति में शांत व्यवस्था से किसी को खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं है और जो भी दोषी होगा निष्पक्ष जांच के बाद उसके बाद कार्रवाई होगी। वायलेशन हुआ है तो कुल मिलाकर अब समय आ गया है कि कड़ाई से पालन हो 1991 का, वरना सरकार ने एक टूल बना लिया है, सरकार ने एक हथियार बना लिया है। सरकार अपनी सारी असफलताओं को छुपाने के लिए ऐसे मुद्दे उछाल रही है। और ऐसे तत्वों को जो इस देश में ऐसा वातावरण पैदा करना चाहते हैं बांटने का, उनके लिए रोक लगेगी। ये बड़ा स्वागत योग्य फैसला है। इसके बाद मुसलमानों के घरों में ढूंढना शुरू कर देंगे, तो ये तो मुल्क को बंटवारे की तरफ लेके जा रहा है, खून खराबे की तरफ लेके जा रहा है, जैसे हमने संभल उत्तर प्रदेश में देखा। संभल का मामला अब हाईकोर्ट में है। मुस्लिम पक्ष को याचिका दाखिल करनी है। इससे पहले हिंदू पक्ष कोर्ट में कैविएट दाखिल कर ही चुका है। ऐसे में अब जब दोनों पक्षों को अदालत पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि अंत में न्याय अदालत में ही मिलेगा। विवाद का समाधान कोर्ट में होगा, लेकिन इस बीच सच ये भी है कि संभल की जामा मस्जिद में अवैध निर्माण हुआ, अतिक्रमण हुआ, इसका सबूत खुद एएसआई की एफआईआर है। ऐसे में अब हाईकोर्ट इसका भी संज्ञान ले सकता है। इन सब के बीच संभल की शांति सबसे जरूरी है और इससे खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए। इससे पहले कि आगे बढ़े, हम आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है बांग्लादेश से, जहां कोलकाता इस्कॉन के उपाध्यक्ष राधा रमन दास ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि श्री चिन्मय प्रभु के सचिव लापता हो चुके हैं। आपको याद होगा कि चिन्मय प्रभु पर देशद्रोह का मामला लगाकर पहले ही बांग्लादेश में पुलिस उनको जेल की सलाखों के पीछे भेज चुकी है और अब राधा रमन दास कह रहे हैं कि चिन्मय प्रभु के सचिव भी लापता हो गए हैं। साथ ही 2 और हिंदुओं की गिरफ्तारी का भी दावा है। ये वो हैं जो कि 2 श्रद्धालु चिन्मय दास के लिए प्रसाद लेकर गए थे।
तो शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से ही बांग्लादेश में धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, विचारों की भिन्नता का सम्मान और सहनशीलता जैसे शब्द का अस्तित्व अब खत्म होता जा रहा है। कमाल की बात यह है कि कल जब बांग्लादेश में हाई कोर्ट में इस्कॉन को लेकर के सुनवाई चल रही थी, जब उस पर बैन लगाने की याचिका पर सुनवाई चल रही थी, तो हाई कोर्ट ने कहा कि यहां पर सभी धर्म के लोग आपसी भाईचारे में विश्वास रखते हैं, वो सौहार्द से रहते हैं। पर सच्चाई क्या है बांग्लादेश की, वो चिन्मय प्रभु, उनके सचिव और हिंदुओं के साथ हो रहे व्यवहार पूरी कहानी बयान करता है। ये अवामी लीग के बाद वाला बांग्लादेश है जहां सिर्फ अराजकता, कट्टरपंथ हावी है और उसी जहरीले कट्टरपंथ की आग में अल्पसंख्यक झुलस रहे हैं। मोहम्मद यूनुस सरकार अपनी छवि बचाने के लिए सौहार्द का मुखौटा पहनकर बैठी है, जिसकी आड़ में कट्टरपंथियों को खुली छूट दी जा रही है। लेकिन धीरे धीरे ही सही ये मुखौटा दिन ब दिन उतरता जा रहा है। पर इस दौरान हाशिए पर जा रहे अल्पसंख्यकों से हिंसा भी बढ़ रही है। শান্তিপূর্ণভাবে যার যার অবস্থানে ফিরে যায়। पहले हिंदुओं के घर जलाए, फिर मंदिरों में तोड़फोड़ की और अब दरगाह मजार की बारी। क्योंकि कट्टरपंथी बांग्लादेश में शरिया लॉ लागू करना चाहते हैं और शरिया में मजार मूर्ति के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए मंदिरों के बाद मजार कट्टरपंथियों के टारगेट पर आ गई है। जबकि हिंदू और दूसरे अल्पसंख्यकों पर पिछले 100 दिन में 2000 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। ये बांग्लादेश के शेरपुर जिले के मुर्शिदपुर से आई तस्वीरें हैं, जहां हजारों की भीड़ एक मजार की तरफ बढ़ी चली जा रही है। लाठी, डंडे और कट्टरपंथी नारे, खेतों से होते हुए भीड़ मजार के पास पहुंच जाती है और फिर मजार में आग लगा दी जाती है। बात यहीं खत्म नहीं होती, लाठी डंडों से लैस भीड़ मजार में रखा सामान भी लूट ले जाती है। देखिए कैसे भैंसों को लेकर लोग जा रहे हैं। दरगाह की बाउंड्री पर लगी टिनों को भी उखाड़कर सिर पर रखकर ले जा रहे हैं। इसके अलावा जो भी सामान दरगाह में रखा था वो सब लूट लिया गया, फिर दरगाह में आग लगा दी गई। हालांकि खबरें ये भी हैं कि दरगाह से जुड़े लोगों को मारा पीटा गया। बाद में जिन्होंने भागकर अपनी जान बचाई। ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिनकी सत्यता की पुष्टि TV9 भारतवर्ष नहीं करता है, लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि बांग्लादेश में हालात बेहद खौफनाक हो चुके हैं। अब इस दूसरे वीडियो को देखिए। ये वीडियो पत्थर घाट का बताया जा रहा है, जहां कट्टरपंथियों की जमात ने मंदिर में जमकर तोड़फोड़ की। ये शामल मंदिर की तरफ बढ़ती भीड़ है, जो पुलिस कर्मियों के सामने मंदिर तोड़ने के लिए बढ़ रही थी। मंदिर पर पत्थर फेंके गए और मंदिर के पास बने आश्रम को भी तोड़ दिया। इस दौरान आसपास रह रहे हिंदू परिवार वहां से भाग गए। इसी भीड़ ने पास के एक और मंदिर को भी तोड़ डाला। बांग्लादेश में बेहद भयावह स्थिति है। अब देखिए कैसे वहां हिंदुओं के आई कार्ड देखकर उन्हें परेशान किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये एक और वीडियो है। यहाँ एक हिंदू युवक को भरे बाजार सजा दी गई, सिर्फ इसलिए कि वो हिंदू है। उठक बैठक कराई गई और गिनती भी की गई। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 10 बार। जैसे तैसे हाथ जोड़कर उस युवक ने जान बचाई। दूसरी तरफ इस्कॉन से जुड़े सदस्यों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। श्यामदास और रंगनाथ दास को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों के नाम उसी FIR में थे, जिसमें चिन्मय दास के अलावा 19 लोगों पर देशद्रोह का केस दर्ज किया था।
बात यहीं खत्म नहीं होती। इस्कॉन पर शिकंजा कसने के लिए यूनुस सरकार ने एक नया हथकंडा अपनाया है, जिसमें उसे आर्थिक आतंकवाद में दोषी सिद्ध करने की कोशिश है। यानी यूनुस सरकार अब कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा रही है, फिर चाहे हिंदुओं का दमन ही क्यों ना करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कल ही हाईकोर्ट ने बांग्लादेश में इस्कॉन पर बैन लगाने से इनकार कर दिया, तो सरकार अब बैन लगाने के लिए दूसरे रास्ते निकालने में जुट गई। अब इस्कॉन के अलग अलग धर्मगुरुओं के खाते सील करने की कवायद शुरू हो गई है। बांग्लादेश सरकार ने चिन्मय कृष्णदास और इस्कॉन के 16 सदस्यों के बैंक खाते जब्त कर लिए हैं। कल ही बांग्लादेश बैंक की इंटेलिजेंस यूनिट ने इसके लिए निर्देश जारी कर दिए थे। अगले 30 दिनों तक ये लोग किसी भी तरीके का लेन देन नहीं कर पाएंगे। अगर जरूरी हुआ तो लेन देन को निलंबित करने की ये अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। यूनुस सरकार हिंदुओं पर हमले करने वालों को तो बचा ही रही है, इनके खाते भी जब्त कर रही है, जिससे ये कानूनी लड़ाई ना लड़ पाए। जबकि दूसरी तरफ जमाते इस्लामी और हिफाजते इस्लाम जैसे कट्टरपंथी संगठनों को अल्पसंख्यकों पर हमले की खुली छूट है। शरिया स्टेट बनाने को बेचैन कट्टरपंथी मोहम्मद यूनुस सरकार के साथ मिलकर बड़ी गहरी साजिश रच रहे हैं। एक तरफ कानूनी तौर पर धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द संविधान से हटाने की कोशिश की जा रही, दूसरी तरफ इस्कॉन जैसी सनातनी संस्थाओं को बैन लगाने की तैयारी है। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का कोहराम नहीं दिख रहा है, या वो जानबूझकर इसे अनदेखा कर रहे हैं। अब बांग्लादेश में फैली हिंसा पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। जबकि पहले हिंदुओं के घर जला दी, उन्हें मार पीट कर धमकाया गया, अब विरोध प्रदर्शन करके इस्कॉन पर बैन लगाने के लिए कट्टरपंथियों ने नया नाटक रचा है, जिसमें इस्कॉन को आतंकी संगठन बताया जा रहा है, जिससे बांग्लादेश के आम मुसलमानों में इस्कॉन और हिंदुओं के लिए नफरत पैदा हो। हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार चाहे कुछ नहीं कर रही हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस भेदभाव को लेकर आवाज उठनी शुरू हो गई। ब्रिटेन की संसद में कंजर्वेटिव सांसद बॉब ब्लैकमैन ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा का मुद्दा उठाया है कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसमें ब्रिटेन की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करे। हिंदुओं की सुरक्षा करने में यूनुस सरकार नाकाम साबित रही है, या वो सुरक्षा करना ही नहीं चाहती। दरअसल मोहम्मद यूनुस अपना नोबेल शांति पुरस्कार विजेता वाली इमेज सामने रखकर दुनिया की आंखों में धूल झोंकना चाह रहे हैं, जबकि अब उनका खेल दुनिया को समझ आने लगा है। भारत के ऐतराज के बाद ब्रिटेन और अमेरिका ने भी बांग्लादेश की स्थिति पर बोलना शुरू कर दिया है। निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के धार्मिक सलाहकार रहे USCIRF के पूर्व कमिश्नर जॉन मूर ने कहा है कि बाइडेन सरकार में इस मुद्दे की अनदेखी हो रही है, लेकिन ट्रंप के कार्यकाल में ऐसा नहीं होगा। जॉनी मूर के बयान से साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद बांग्लादेश को लेकर अमेरिका जरूर कुछ ठोस कदम उठाएगा। इस बीच भारत ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हमलों और खतरे को लेकर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश सरकार से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने की बात कही, जबकि इस मुद्दे पर भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने लोकसभा में जवाब भी दिया था। Cases against individuals, as far as they are concerned, these legal processes are underway, and we hope and we expect that these processes will be dealt in a fair, just and transparent manner. भारत लगातार कड़ा रुख जाहिर कर रहा है, लेकिन बांग्लादेश की सरकार इस मुद्दे पर ढिलाई बरत रही है। कोलकाता में बांग्लादेश को लेकर इस्कॉन के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन भी किया है। भारत सरकार से इस मामले पर जल्द एक्शन की मांग की है।
हमारे भक्त अगर प्रोटेस्ट भी करते हैं, दुखी भी होते हैं किसी भी समय, वो कीर्तन मैक्सिमम होता है जिससे हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं। तो यही आशा है कि भाई जो हम लोग को बोला जा रहा है कि हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो बहुत ही दुखद है और जल्दी ही बांग्लादेश गवर्नमेंट इस पर क्लैरिटी देगी और ये जो जिस तरह की बात चली है उसको वो लोग उस बात को खारिज करेंगे। बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमीशन के सामने विरोध प्रदर्शन और मोहम्मद यूनुस का पुतला जलाए जाने से बांग्लादेश की प्रतिक्रिया आई है, जिसमें कहा है बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने हिंसक विरोध प्रदर्शन पर हम कड़ा एतराज जताते हैं। हमारी भारत सरकार से आग्रह है कि इस मामले में तुरंत दखल दे और सुनिश्चित करे कि भविष्य में बांग्लादेश को लेकर ऐसे प्रदर्शन नहीं हो। यानी बांग्लादेश को पुतला जलाया जाना विरोध प्रदर्शन दिख गया, लेकिन उन हिंदुओं का दर्द नहीं देखा, उनके घर मंदिर नहीं देखे जो जलाए जा रहे हैं। तो क्या यूनुस सरकार ऐसा जानबूझकर कर रही है जिससे कट्टरपंथियों के शरिया स्टेट के मंसूबे को पूरा किया जा सके? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। आपने देखा कैसे बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर भारत सरकार तो लगातार बांग्लादेश सरकार से कट्टरपंथियों पर अंकुश लगाने को कह ही रही है। साथ ही अब इस मुद्दे पर अमेरिका और ब्रिटेन में भी वहां के सांसद बोलने लगे हैं। लेकिन इस बीच कट्टरपंथी संगठनों ने एक नया जाल बुनना शुरू किया है। अब कट्टरपंथी संगठन चीन से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, जिससे अमेरिका अगर हस्तक्षेप करता भी है तो चीन उनका साथ दे, यानी कट्टरपंथियों का साथ दे। हालांकि ये सिर्फ कयास है, लेकिन चीन से जमाते इस्लामी का कुछ कनेक्शन तो जरूर है, वरना चीन में उसके लिए रेड कारपेट नहीं बिछाया जाता। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के न्योते पर कट्टरपंथी संगठनों का 14 व्यक्तियों का एक ग्रुप चीन यात्रा पर गया है। हैरानी की बात यह है कि महज 1 महीने के भीतर ही ये उनका दूसरा दौरा है जब बांग्लादेश के जमाते इस्लामी के अलावा खलीफा काउंसिल, इस्लामिक ऑर्डर और खलीफा मूवमेंट के लोग चीन में मौजूद हैं। बांग्लादेश के लोकल अखबार डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक ये पहली बार है जब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के न्योते पर देश का कोई भी कट्टरपंथी इस्लामिक ग्रुप वहां का दौरा कर रहा है। यानी बांग्लादेश भारत और हिंदू विरोध में पाकिस्तान के रास्ते पर अब चल ही पड़ा है। पाकिस्तान भी चीन से नजदीकी बढ़ाकर भारत के खिलाफ साजिशें रचता रहा और अब बांग्लादेश भी उसी राह पर है, जबकि चीन का हित है कि वो बांग्लादेश में पाकिस्तान की तरह अपना दबदबा कायम कर सकता है। अब भारत के पावर पंच की बात करते हैं। पिछले 10 सालों में भारतीय रेलवे की तस्वीर कैसे बदली है, ये सबके सामने दिख रहा है। सामान्य ट्रेनों की संख्या तो बढ़ाई ही जा रही है, इसके साथ ही वंदे भारत जैसी सुपरफास्ट ट्रेनों को भी बढ़ाया गया है। वंदे भारत ट्रेनों की संख्या बढ़ने से रेल यात्रियों को काफी सुविधाएं मिली है। वंदे भारत ट्रेनों से कैसे आई है भारत में रेल क्रांति, देखिए इस रिपोर्ट में। Slovenia for flagging off the inaugural run of this prestigious Vande Bharat। भारतीय रेलवे की तस्वीर बदल रही है। पिछले 10 सालों में वंदे भारत जैसी सुपर फास्ट और ज्यादा सुविधाजनक ट्रेनों की संख्या काफी बढ़ गई है। रेलवे का दावा है कि तेज रफ्तार, कम से कम रुकने वाली और काफी कम वक्त में रेल यात्रियों को मंजिल तक पहुंचाने वाली सुपर फास्ट ट्रेनों को पिछले कुछ समय में काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। रेल मंत्रालय के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान वंदे भारत ट्रेनों की कुल क्षमता 100% से अधिक हो गई है। हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि फिलहाल देश में 136 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। अकेले महाराष्ट्र में 22 वंदे भारत ट्रेनें इस समय चल रही हैं। ये ट्रेनें बेहतर सिक्योरिटी और सुविधाओं के साथ परिचालन में हैं। सभी वंदे भारत ट्रेनें ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन सिस्टम कवच से लैस हैं। रेल मंत्रालय का मानना है कि वंदे भारत ट्रेनें शुरू करने के पीछे तेज गति के साथ ही सुरक्षा भी महत्वपूर्ण फैक्टर रहा है। रेलवे के क्षेत्र में मेक इन इंडिया ने भी तस्वीर बदली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले दिनों में भारत को जापान से बुलेट ट्रेन मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि स्वदेश में ही इन हाई स्पीड ट्रेनों और इनसे जुड़े सिस्टम्स को बनाने की तैयारी चल रही है। रेलवे सूत्रों के मुताबिक नई ट्रेनें भविष्य के स्टैंडर्ड गेज बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर चलेंगी। यहां तक कि मेक इन इंडिया के तहत भारत जल्द ही दूसरे देशों के लिए भी सुपर स्पीड वाली ट्रेनें बना सकेगा।
यही है भारत का पावर पंच, फिक्र आपकी, परवाह देश की। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।